Hello students, welcome to my channel. In this series of lecture, we have already started the chapter 3rd of BEE, that is Basic Electrical and Electronic Engineering subject of BTech first year students. Students, in the last few lectures we have started Unit 3, and in the Unit 3 we have already studied about the magnetic circuits, the series and parallel connection of the magnetic circuits and some numericals, and we have also studied about the transformer, its construction and the working principle. If you have not seen those videos, you can please go into my channel, and in the playlist of BEE you can have all the videos of Basic Electrical and Electronic Engineering subject of BTech first year. Okay. In today's lecture, we will study about the condition for ideal transformers, and also we will study about the classification of transformer. Okay, so we shall start. First, we will talk about the conditions for ideal transformer. Students, we have already studied in the Unit 1 about in Unit 1 and Unit 2 about the ideal voltage source and the ideal current source. In the ideal current and voltage source, we have studied that there is no loss. When the loss is zero, then it is said to be in the ideal condition. And we also know that ideal condition is not possible in actual thing, यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, या जो हम बोलें कि हकीकत में जो है आइडियल कंडीशंस जो होती हैं वो कभी भी पॉसिबल होती नहीं है. प्रैक्टिकल कंडीशंस और आइडियल कंडीशंस में बहुत डिफरेंस होता है. तो फिलहाल हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर. तो पहली कंडीशन ये होती है आइडियल ट्रांसफार्मर की, दैट द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम्स नेग्लिजिबल. इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हमने बनाई है उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको हम ज़ीरो मानते हैं अगर वो आइडियल ट्रांसफार्मर हो. दूसरी बात यह है कि लीकेज फ्लक्स जो है वो नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आइडियल जो भी चीज़ होती है वो चाहे आइडियल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो या फिर आइडियल ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा. और जो लीकेज फ्लक्स जो हम बात करते हैं, लीकेज फ्लक्स एक तरीके से लॉस की ही श्रेणी में आता है, इसीलिए जो लीकेज फ्लक्स होगा आइडियल ट्रांसफार्मर में वो भी ज़ीरो होगा, है ना. देयर शुड बी नो लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर. और अगर नो लॉस होगा इसका मतलब क्या होगा कि हमारा इनिशियल पावर जो है वो आउटपुट पावर के इक्वल होगा ना. इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू द आउटपुट पावर. इसलिए जो है वो हमारा E1 I1 cos phi इज इक्वल्स टू E2 I2 cos phi, है ना. यानी EMF जो है वो हमारा वो भी इक्वल होगा. ठीक है. सो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर जो हमारा रेशो है ना, हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो भी जो है हमारा एक कांस्टेंट होगा. ठीक है. So here we can say that V1 is the source terminal voltage and V2 is the load terminal voltage. तो जो इनका रेशो होगा वो भी जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन में. सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द अबाउट द क्लास आइडियल ट्रांसफार्मर या कंडीशंस ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन करना होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है. पहले आप ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन कर दें, और ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन करने के बाद उसकी कंडीशंस में आप लास्ट में ये बताएंगे कि व्हाट इज़ एन आइडियल ट्रांसफार्मर. आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें लॉसेस नहीं होते हैं, जो हमारा लीकेज फ्लक्स होता है वो भी ज़ीरो होता है. ठीक है. तो इस तरीके से आपको जो है अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो कई तरीके से हम कर सकते हैं एक ट्रांसफार्मर का. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हम जो है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ वाइंडिंग. जो वाइंडिंग होती है, जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है या सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो उस हिसाब से जो वाइंडिंग के कारण भी जो है हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ वाइंडिंग. तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है दैट इज़ द कोर टाइप, है ना, और जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है वो है शेल टाइप, है ना. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ वाइंडिंग. तो जैसा कि आप कोर टाइप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वाइंडिंग है इसमें जो है हमारे दो लिम्स हैं और दोनों ही लिम में हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दी हुई है, और इस पोर्शन को हमने इसमें योग कहा है. जबकि जो हमारा आप शेल टाइप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं इसमें तीन लिम्स हैं ना, जैसा हमने पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा था, और इसमें जो वाइंडिंग है वो बीच वाले लिम में दिया हुआ है ना. तो ये डिफरेंस होता है कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में. उसके बाद
हम आते हैं इसके और भी डिफरेंसेस में कि शेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग, है ना। जो कोर होता है वो उसके सराउंड में वाइंडिंग होती है, जबकि शेल टाइप में क्या होता है कि वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर, है ना, जिस तरीके से आप इस डायग्राम में ऑलरेडी देख रहे हैं। देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज 1। तो जो कोर टाइप है वो जैसा कि आप देख सकते हैं वो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की तरह दिख रहा है, और इसलिए उसमें जो मैग्नेटिक पाथ है वो 1 है। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ जो है वो 2 होते हैं शेल टाइप में, है ना, क्योंकि वो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट से की तरह सेम दिख रहा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ लिम्ब 2 होते हैं और योग भी 2 होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ लिम्ब जो है मैंने जैसे कि देखा आपने अभी डायग्राम में, नंबर ऑफ लिम्ब 3 होते हैं और योग जो होंगे वो हमारे 2 होंगे, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ वाइंडिंग, दैट इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड द शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर तो पता ही है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो लो से हाई होता है, और स्टेप डाउन में क्या होता है, हाई वोल्टेज से हम लो में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इसमें आपको ये भी पता है कि जब हमें स्टेप अप में क्या होता है कि हमारा इनपुट में जो वाइंडिंग होती है, नंबर ऑफ वाइंडिंग वो कम होती है और आउटपुट में ज़्यादा होती है, और इसका वाइस वर्सा जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, इट ट्रांसफॉर्म्स लो वोल्टेज हाई करंट टू द हाई वोल्टेज लो करंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एंड इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इट ट्रांसफॉर्म्स हाई वोल्टेज लो करंट टू द लो वोल्टेज हाई करंट, है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, जैसा अभी अभी हमने किया कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कम होगी सेकेंडरी वाइंडिंग से, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इससे जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। और इसीलिए हमारा इनपुट करंट भी जो है वो इन प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट है वो ज़्यादा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग से स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, और इसका वाइस वर्सा होगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, है ना। क्या होता है कि ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर, जब हमने ट्रांसफार्मर के लेक्चर शुरू किए थे, तब मैंने आपको बताया था कि हमको अलग अलग जगह पे ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। एक होता है हमारा जनरेशन स्टेशन में, एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में। तो इस तरीके से ही यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ट्रांसफार्मर का, वो भी जो है बेस्ड ऑन द लोकेशन है। तो इसमें हम 2 टाइप से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इन कॉलोनीज, कॉलेजेस एंड एट वर्किंग प्लेस एक्सेट्रा, एंड पावर ट्रांसफार्मर इन ओनली सब स्टेशंस। तो यानी एक ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है, और एक जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा सब स्टेशंस में यूज़ हो रहा है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है उसमें आउटपुट रेटिंग जो होती है वो 5 किलो वोल्ट के हिसाब से होती है, और इसमें जो सब स्टेशंस में है उसमें 500 किलो वोल्ट के हिसाब से होती है। एफिशिएंसी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 50% होती है, पर पावर ट्रांसफार्मर की 80% होती है। इसका रीज़न ये है कि ड्यू टू वेरिंग लोडिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी एट हाई लोड्स, है ना। और ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिमेन्स एनर्जाइज फॉर 24 आवर्स, जबकि पावर ट्रांसफार्मर जो है वो 24 आवर्स के लिए एनर्जाइज नहीं रहता है। पावर ट्रांसफार्मर रिमेन्स एनर्जाइज फॉर हाई लोड ऑपरेशंस एंड इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर पावर स्टेशंस, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म्स ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज टू द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। 230 वोल्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, ये तो सभी को पता ही है कि हाउस होल्ड में हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम 230 वोल्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। एंड फॉर द पावर ट्रांसफार्मर इट ट्रांसफॉर्म्स ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज टू द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। अगर आपको एग्जाम में भी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर आता है तो उसमें भी आपको सबसे पहले जो है वो अपना ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और उसकी नेसेसिटी क्या है इंडिया में। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कि क्लासिफिकेशन जो है वो ट्रांसफार्मर का किस बेसिस में होता है। हम 4 ट्रांसफार्मर के बेसिस में 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और फिर उनके बाद उन चारों टाइप्स को इसी तरीके से कॉलम बना के अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आई एश्योर यू कि आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सो स्टूडेंट्स, जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, ऑब्वियसली कोई भी जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लॉसेस होते ही हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि सिंपल अगर हम करंट जब हम फ्लो कराते हैं किसी भी
अप्लाइंसेस में तो आप देखते होंगे कि वो अप्लाइंस जो है वो गर्म हो जाता है, तो वो एक तरीके से लॉस ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हम जब करंट फ्लो कर रहे हैं तो उससे एक हीट एनर्जी जनरेट होती है, और जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से हमारे अप्लाइंसेस जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो वैसे ही जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी हमारे लॉसेस होते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर लॉसेस है उसको हमने बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ द कोर लॉसेस एंड सेकंड इज़ द कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस को हम आयरन लॉसेस भी कहते हैं, और कॉपर लॉसेस को हम वाइंडिंग लॉस या ओमिक लॉसेस भी कहते हैं। अब जैसे कि इसका नाम से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कोर लॉस जो है वो पक्का ट्रांसफार्मर के कोर में होता होगा, कोर की वजह से होता होगा, और जो कॉपर लॉसेस हैं या वाइंडिंग लॉसेस हैं, ये जो लॉसेस होते होंगे वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की वजह से होते होंगे, है ना। तो इसके नाम से ये बात तो हमको समझ में आती ही है। उसके बाद मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो कोर लॉसेस हैं स्टूडेंट्स, कोर लॉसेस को हम अगेन दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ द एडी करंट लॉस एंड सेकेंड इज़ द हिस्टेरेसिस लॉस। तो अब हम ये जो सारे लॉसेज हैं इसको हम वन बाय वन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो है हमारा कोर लॉसेस, दीज लॉसेस टेक्स प्लेस इन द कोर मटेरियल। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो लॉसेस हैं वो कोर में हो रहे हैं। सो दीज लॉसेस टेक्स प्लेस इन द कोर मटेरियल। These are of two types, eddy current loss and the hysteresis loss. और on the other hand जो अगर हम copper losses की बात करेंगे तो these losses takes place in the conducting material that is winding of the transformer and they are given as P is equals to I square R। और ये जो आपका P is equals to I square R है, ये फॉर्मूला देखकर आपको समझ में आया होगा, कुछ तो याद आया होगा कि ये जो I square R है वो हम पावर का फॉर्मूला है, और इसलिए इससे ये भी समझ में आता है कि जो वाइंडिंग की जो पावर होती है, जो पावर लग रहा है उसमें, दैट इज़ एक्चुअली लॉस में हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि सिंस देयर आर टू वाइंडिंग्स इन द नॉर्मल, हमें पता है कि जनरली ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ऑब्वियसली अगर लॉस हो रहा है तो दोनों ही वाइंडिंग्स की वजह से होगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से भी होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की वजह से भी होगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट है वो है I1 और रेजिस्टेंस जो है वो है R1, तो उसका जो लॉस होगा वो होगा I1 स्क्वायर R1। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, अगर मैं उसमें बोलूँ कि करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R2, तो उसका लॉस होगा I2 स्क्वायर R2। और इसीलिए जो टोटल लॉस होगा उस ट्रांसफार्मर में ड्यू टू वाइंडिंग, दैट इज द टोटल वाइंडिंग लॉस विल बी इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, यानी दैट विल बी इक्वल टू लॉस इन द प्राइमरी वाइंडिंग प्लस द लॉस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। सो दीज लॉसेज आर वेरिएबल लॉसेज सिंस दे डिपेंड ऑन द लोड करंट, है ना। जो अब हम करंट वाइंडिंग में क्या होता है, हम जितना करंट पास करेंगे उस हिसाब से जो है वो हमारा पूरा जो मैग्नेटिक सेटअप है वो हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसलिए ये जो लॉसेज होते हैं वो परमानेंट या कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये वेरिएबल लॉसेज होते हैं, क्योंकि जितना हम लोड करंट यहाँ पे डालेंगे उस हिसाब से जो है वो ये लॉस जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्ट्रे लोड लॉसेज। दीज लॉसेज अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीकेज फील्ड। Percent of these losses is very small as compared to the copper loss and iron loss, so they can be neglected for calculation of efficiency। stray losses जो होते हैं, stray load losses, ये भी एक winding loss का ही प्रकार है। और ये जो लॉसेस होते हैं ये होते हैं, ये लीकेज जो फील्ड होती है, जो हमने लीकेज फ्लक्स पढ़ा था आपको याद होगा, उसकी वजह से होते हैं। और इनका परसेंटेज इतना कम होता है बाकी लॉसेस के कंपैरिजन में कि इसको हम जनरली नेगलेक्ट करते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं एफिशिएंसी का। किसी ट्रांसफार्मर की जब हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रे लोड लॉसेस को हम नेगलेक्ट करते हैं, ओके। देन सेकेंड आता है हमारा dielectric loss। These type of losses occurs in insulating material and oil। These are also very small as compared to copper and iron loss and therefore negligible for calculation of efficiency। तो वैसे ही जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रे लोड लॉसेस जो होता है और जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हैं ये दोनों बहुत ही कम होते हैं। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे भी दो लॉसेस होते हैं। अगर आपको पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में तो आप इसकी डेफिनेशन भी एक बार लिख सकते हैं और उसमें भी आप ये बता सकते हैं कि ये इतने नेग्लिजिबल होते हैं, ये इतने कम होते हैं कि इसको जनरली कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी के समय जो है वो नेग्लेक्ट किया जाता है, ओके। सो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, these type of losses occurs in the insulating material and oil। these are also very small as compared to copper loss, है ना। ये इंसुलेटिंग मटेरियल और ऑयल के बारे में हमने ट्रांसफार्मर के जब हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा हुआ था, तो उस पे ही ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है वो होते हैं। अब बात आती है हमारा आयरन लॉस में, जो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एडी करंट लॉस जिसमें से पहला टाइप था। तो एडी करंट लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग फील्ड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कोर since which causes induced current known as eddy current। the eddy current loss in the watt can be given as। तो जो एडी करंट होता है वो क्या होता है, जब हमने ऑल्टरनेटिंग फील्ड ऑफ EMF जो है वो इंड्यूस किया है कोर में,
तो उसकी वजह से एक करंट जनरेट होता है, जिस करंट को हम एडी करंट बोलते हैं, और उसी को हम जो है वो एडी करंट लॉस कहते हैं। और उसको वॉट में अगर हम देखें तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो ये यहाँ पे रही, WE इज इक्वल्स टू KE BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। यहाँ पे जो WE है दैट इज़ द पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट, KE is the eddy current coefficient, BM is the maximum flux density, F is the frequency obviously, and T is the thickness of lamination, and V is the volume of the core। ठीक है, सो एडी करंट लॉस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि दिस इज़ ड्यू टू द ऑल्टरनेटिंग फील्ड EMF विच इज़ इंड्यूस्ड इन द कोर, और उसकी वजह से जो है वो एक इंड्यूस करंट आता है, जिस इंड्यूस करंट को हम एडी करंट बोलते हैं। और इस एडी करंट को हम जो है वो इस एडी करंट का जो लॉस होता है, इस एडी करंट को बनाने में जो पावर लगता है उसको हम बोलते हैं द एडी करंट लॉस। और इसके लिए हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन भी है, इस इक्वेशन को आप याद रख कर लें। ओके, so this was about the eddy current loss. These losses can be minimized by providing laminated core, है ना। इसमें अगर हम laminated core देंगे, हम अपने ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड करेंगे laminated core, तो एडी करंट लॉस को हम कम कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ कैन वी रिड्यूस द एडी करंट लॉस इन द ट्रांसफार्मर, सो देन यू कैन आंसर दैट these losses can be minimized by provided laminated core। ठीक है, देन सेकेंड टाइप ऑफ आयरन लॉस जो है वो है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस। दीज लॉसेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ कोर मटेरियल। तो जो आपने कोर है, हमने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर में एक कोर होता है, तो उस कोर का जो मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस। दीज लॉसेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ कोर मटेरियल विच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, है ना। इसका मतलब जितना अच्छा क्वालिटी हम यूज़ करेंगे कोर में, उतना कम होगा हिस्टेरेसिस लॉस। और सबसे अच्छा जो माना जाता है यूज़ करने के लिए वो होता है CRGO स्टील, है ना। सिलिकॉन भी अच्छा होता है, सिलिकॉन स्टील, निकॉल और आयरन, और लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेनली वो होता है CRGO स्टील। ठीक है, इस लॉस को भी हमारा कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ WN इज इक्वल्स टू KN BN FV। यहाँ पे जो हमारा KN है वो हिस्टेरेसिस लॉस कोफिशिएंट है, BM जैसा कि हमें पता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F इज़ द फ्रीक्वेंसी, एंड V इज़ अगेन द वॉल्यूम of the core। ठीक है, तो this was all about the losses of the transformer. In this lecture we have already covered the losses of the transformer, the classification of the transformer, and the ideal conditions of a ideal transformer, है ना, conditions required for an ideal transformer। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा ट्रांसफार्मर में कंप्लीट हो चुका है। अब ट्रांसफार्मर का भी हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, और यूनिट 3 का भी वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ शॉर्ट ट्रांसफार्मर। जो ये लॉसेज हैं हमारा एडी करंट लॉस या कॉपर लॉस और आयरन लॉसेज जो भी हैं, इनको कैलकुलेट करने के लिए हम दो टेस्ट यूज़ करते हैं, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी जो ईमेल आईडी है उसमें भी आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए हों तो वो मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप मुझे ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हैं उसके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।